हाय। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी ले रहे होंगे। और इस जर्नी में जब से आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू किया या डॉक्टर को कंसल्ट किया, कुछ आपकी वाइफ के, हस्बैंड के, दोनों के कुछ ब्लड टेस्ट कराए गए होंगे जिसमें कुछ स्पेसिफिक हार्मोन के टेस्ट होते हैं जिनकी रिपोर्ट हमें मदद करती है ये डिसाइड करने में कि किस तरीके का हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास ओपीडी में जब कंसल्टेशन लेते हैं वही समझना चाहते हैं कि कौन सा हार्मोन कब कराया जाता है और उसका क्या रोल रहता है एक आईवीएफ की साइकिल में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो फीमेल फर्टिलिटी, एग रिजर्व के बारे में बताता है, वो होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एएमएच हार्मोन एग रिजर्व बताता है क्योंकि ये रिलीज होता है ओवरीज में, छोटे छोटे से फॉलिकल्स में। जितना ज्यादा एएमएच होता है उतना हमारा फॉलिकुलर पूल होता है, यानी ये छोटे छोटे फॉलिकल्स का नंबर उतना ज्यादा होगा और इन्हीं में से एक एग हर महीने मैच्योर होता है, रिलीज होता है। तो अगर फीमेल की एज कम होती है उनका एएमएच ज्यादा होता है। अगर फीमेल ज्यादा एज की हैं तो धीरे धीरे एएमएच जो है कम होता चला जाता है। और ऐसी एक पिक्चर से हमने देखा है, इस पिक्चर तक एक फीमेल आ सकती है ओवरी की, यानी 3 से 4 फॉलिकल जब वो अराउंड 40 इयर्स की होती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ फीमेल्स में एज कम होने पे भी फॉर वेरियस रीजंस एएमएच का लेवल जो है वो कम हो जाता है, अंडा बनाने की क्षमता कम हो जाती है। सो एएमएच का लेवल अंडा बनाने की क्षमता जरूर बताता है पर ये नहीं बताता कि प्रेगनेंसी के क्या चांसेस होंगे। सो जब आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लो एएमएच हमें ये आइडिया देता है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। और साथ ही अगर हमें कोई दवाई देनी है, इंजेक्शन देना है, तो एएमएच के लेवल के हिसाब से देना चाहिए, अंडा बनाने की क्षमता के हिसाब से देना चाहिए। तो आईवीएफ में अगर एएमएच आपका ज्यादा है तो आपको अंडा बनाने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं हार्मोन के, उनकी डोज कम रखी जाती है। और अगर आपका एएमएच बहुत कम है तो अंडा बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम अंडे एक साइकिल में निकालने के लिए हार्मोन की डोज जो है वो बढ़ाई जाती है। पर इसकी भी एक अपर लिमिट है, बहुत ज्यादा इंजेक्शन का डोज बढ़ाने पे अंडों की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे अल्ट्रासाउंड पे फॉलिकल काउंट से और एएमएच से। अब इसके अलावा आईवीएफ साइकिल में और टेस्ट होते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है एफएसएच, एलएच, ईस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन। हर टेस्ट का अपना रेलेवेंस है। जरूरी नहीं है कि सब आईवीएफ सेंटर से सारे टेस्ट कराएं, पर इसकी इम्प्लीकेशन हमें पता होनी चाहिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या इसका रिपोर्ट आया, उसका क्या रेलेवेंस है। देखिए, जब अंडा बनाने की क्षमता कम होती है, एज बढ़ती है, तो एफएसएच की वैल्यूज जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका मतलब एएमएच कम है तो एफएसएच की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, एफएसएच की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी अंडा बनाने की क्षमता कम होगी। पर कभी कभार जिन पेशेंट्स की अंडा बनाने की क्षमता ठीक होती है, इंटर साइकिल वेरिएशन की वजह से भी ऐसा देखा गया है कि पीरियड के दूसरे दिन जब हम एफएसएच का टेस्ट कराते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड डे है टेस्ट कराने का, अगर एफएसएच की वैल्यू ज्यादा है तो उस महीने रिक्रूटमेंट अंडों का अच्छा नहीं होगा, रिस्पांस कम आने की उम्मीद हो सकती है। ऐसे में एक डॉक्टर डोज को एडजस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करते हैं। देन एफएसएच की अगर आपकी वैल्यू नॉर्मल है, पिछली सारी रिपोर्ट में ठीक आई हुई है, तो जरूरी नहीं है कि आपके डॉक्टर बार बार इसको हर महीने डे 2 पे रिपीट करके देखें। सेकेंड होता है एलएच हार्मोन। एलएच भी पिट्यूटरी से बनने वाला, दिमाग से बनने वाला, इसके जैसा ही एक हार्मोन है। जितनी एज बढ़ती है एलएच की मात्रा भी बढ़ती है। पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, अगर एफएसएच एलएच दोनों बढ़ रहे हैं तो अंडा बनाने की क्षमता आपकी कम हो रही है समय के साथ। बट अगर एफएसएच कम है और एलएच बहुत ज्यादा है, ये मोस्टली देखते हैं हम पीसीओएस की वुमेन में, तो उस केस में अगर एलएच ज्यादा होता है तो हमें बस बेसलाइन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम आगे चल के मेजर करते हैं एलएच लेवल्स के हार्मोन को कि सर्ज तो नहीं आ रहा, फॉलिकल के रप्चर होने के चांसेस तो नहीं है, तो ये हमें बेसलाइन पता होना चाहिए। बट अगेन साइंटिफिक डेटा डजंट सपोर्ट कि पहले हम एलएच को सप्रेस करें, ठीक करें और उसके बाद आगे प्रोसीड करें। पुअर रिस्पॉन्डर्स में जिनमें आईवीएफ साइकिल हुई और अच्छा रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, या जिनकी एज 35 से ज्यादा है, अगर एलएच लेवल्स कम होते हैं
और FSH लेवल्स हमारे नॉर्मल होते हैं, तो हमें अपने सेंटर में ये आइडिया लगता है कि हमें इंजेक्शन जो लगाना है IVF के लिए वो ऐसा लगाना है जिसमें हम LH हार्मोन को भी सप्लीमेंट करें FSH हार्मोन के साथ साथ, क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो है शरीर में कैसे बन रहे हैं और हम इंजेक्शंस जब दें तो हम किस तरीके से, किस रेशियो में ये इंजेक्शंस दें। दोनों तरह के इंजेक्शन दें, एक तरह के इंजेक्शन दें, प्योर प्रोडक्ट यूज करें, यूरिनरी यूज करें, ये आइडिया देते हैं कि हम साइकिल को बेस्ट आउटकम की कैसे बनाए, ज्यादा अंडे अच्छी क्वालिटी के कैसे बना पाए। फिर बात आती है ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन की। अब ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन हमने पिछली वीडियोस में बहुत बार बात की। ईस्ट्राडियोल हार्मोन बनता है जब कोई अंडा बढ़त हासिल कर रहा होता है। अल्ट्रासाउंड पे हमें कैसे दिखता है अंडा? एक फॉलिकल के रूप में दिखता है। तो अगर डे 2 पीरियड के सेकेंड डे पे अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है कि कोई फॉलिकल ऑलरेडी 10 mm के अराउंड है, वी शुड गेट दिस डन। हमें आइडिया रहेगा कि वो हार्मोनली एक्टिव है या नहीं। कोई भी किसी भी तरीके का सिस्ट अगर अल्ट्रासाउंड में है तो दोनों लेवल्स हमें आइडिया देते हैं कि ये जो सिस्ट है इससे कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है या नहीं। देखिए, वैसे तो आजकल IVF किसी भी दिन पे स्टार्ट कर सकते हैं, रैंडम स्टार्ट प्रोटोकॉल होता है, पर अल्ट्रासाउंड पिक्चर और हार्मोन की वैल्यू हमें ये बता पाएगी कि वो कौन सा दिन ऑफ योर साइकिल है। हो सकता है जब आप जाएं स्कैन के लिए, आप डे 4 डे 5 के जाएं, आप सेकेंड डे ना जा पाए, ईस्ट्राडियोल के लेवल्स हमारे ऑलरेडी 100 हो उस दिन, दैट्स ओके। अगर उस दिन भी IVF स्टार्ट हो रहा है तो उसको फॉलो करने के लिए, ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए बेसलाइन पैरामीटर्स रहते हैं तो अच्छा रहता है। सो ईस्ट्राडियोल लेवल्स मोस्टली हमारे फॉलिकल से निकलते हैं, कभी कभी सिस्ट से भी निकलते हैं, बट अगर हमारे पास आइडियल सिनेरियो तो हम चाहेंगे कि अल्ट्रासाउंड ठीक है और फिर भी E2 लेवल ज्यादा है और कोई दवाई की हिस्ट्री नहीं, क्योंकि बहुत लोग साइकिल प्रोग्रामिंग के लिए ईस्ट्रोजन की दवाइयां खा रहे होते हैं, उसके चलते तो ईस्ट्रोजन लेवल्स हमेशा ज्यादा आते हैं, कराने का भी कोई एडवांटेज नहीं है। बट इन एब्सेंस ऑफ एनी मेडिकेशन अगर ज्यादा आते हैं, वी हैव सीन दैट द रिस्पॉन्स इज लो इन दैट IVF साइकिल, सो वी वुड लाइक टू अवॉइड दैट IVF साइकिल। देन टॉकिंग अबाउट प्रोजेस्टेरॉन, अगर हमें फ्रेश ट्रांसफर करना है, अगर हमने उसी महीने में ट्रांसफर करना है, तो टू बिगिन विद द प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स शुड बी लेस। अगर कम होंगे तो इसका मतलब बॉडी में वो हार्मोन जो अंडा फूटने के बाद निकलता है, जो बच्चादानी की परत को, लाइनिंग को रिसेप्टिव बनाता है, वो बेसलाइन प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से चेंजेस नहीं है। सो ये हमारा लो होना चाहिए, ये भी लो होना चाहिए इफ इट इज एन आइडियल स्टार्ट। नाउ एज द साइकिल प्रोग्रेसेस, जब हम इंजेक्शन देते हैं, 4-5 दिन के इंजेक्शन दिए, हम अल्ट्रासाउंड तो देख ही रहे हैं, पर बहुत बार हम साथ में ब्लड टेस्ट भी कराना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि अब जो फॉलिकल्स दिख रहे हैं उनके अंदर से अच्छा ईस्ट्राडियोल लेवल बन रहा होगा, तो E2 के लेवल्स जो है एज द साइकिल प्रोग्रेसेस बढ़ती है, ठीक है। एंड दिस विल फाइनली बी द मैक्सिमम जिस दिन हम ट्रिगर इंजेक्शन यानी आपका मेच्योरिटी का IVF में, या जिसको हम बाकी साइकिल्स में रप्चर का इंजेक्शन बोलते हैं, वो लगाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स भी टाइम के साथ बढ़ते हैं, बट देन अगर हमारे ये लेवल्स 1.5 से कम होते हैं तो हम एक फ्रेश ट्रांसफर कर सकते हैं, सेम साइकिल में एम्ब्रियोज को वापस डाल सकते हैं। देन सिमिलरली हम अलोंग द साइकिल LH हार्मोन को भी मेजर करते हैं। LH को क्यों करते हैं? क्योंकि ये हार्मोन बढ़ता है जब हमारी बॉडी में फॉलिकल्स जो बढ़ गए हैं वो ईस्ट्राडियोल बढ़ाते हैं। ईस्ट्राडियोल इस हार्मोन को कुदरती बढ़ाता है, क्योंकि ये हार्मोन नेचुरल रप्चर का कारण बनता है। पर IVF साइकिल में हम चाहते नहीं है कि ये हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़े, सो ये नॉर्मल रखने के लिए इसके लेवल्स को भी कभी कभी हम मॉनिटर करते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये लेवल स्टेबल रहे। जो एंटागनिस्ट का इंजेक्शन लगता है पीरियड के अराउंड 5वें-6ठे दिन बाद, जब आपके इंजेक्शंस ग्रोथ के ऑलरेडी लग चुके हैं 4 दिन के। सो देन दीज आर द मेजर हॉर्मोन्स जो एक IVF साइकिल में मॉनिटर होते हैं। इफ यू टॉक ऑफ अ ट्रांसफर साइकिल, जब हमने वापस एम्ब्रियो को डालना है, तो वो हमने पहले भी बात की अपनी वीडियो में, तरीके होते हैं लाइनिंग बनाने के। अगर हम एक साइकिल को पिक करते हैं कि इस महीने हम ट्रांसफर करेंगे, तो पीरियड के दूसरे दिन E2 प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स अगेन हमें बताएंगे कि बिल्कुल सब नॉर्मलाइज हो गया या नहीं हो गया। तो अल्ट्रासाउंड E2 प्रोजेस्टेरॉन एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल, देन वी गो हेड विद प्रिपेयरिंग द लाइनिंग। अगर हम दवाइयों से बना रहे हैं तो दवाइयों से सही, बार बार लेवल्स कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम नेचुरल साइकिल या मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल यूज करें तो उसमें फिर से फॉलिकल बनेगा। अब जब फॉलिकल बनेगा वो मैच्योर साइज का हो जाएगा, तो उसमें से ईस्ट्रोजन निकलेगा
और LH हार्मोन बढ़ेगा ताकि वो रप्चर हो। तो ये दोनों हार्मोन फिर से कराए जाएंगे ये देखने के लिए कि फॉलिकल शरीर में कब रप्चर होने वाला है, ओवुलेशन का डे क्या है, क्योंकि उसी दिन से आप गिनेंगे कि आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर कब करवाना है। और इसी के साथ जब ये रप्चर हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, तो बॉडी में बढ़ता है प्रोजेस्टेरोन। सो ये 3 हार्मोन एक मॉडिफाइड नेचुरल या नेचुरल साइकिल में कराए जाते हैं ट्रांसफर साइकिल को प्लान करने के लिए, और हो सकता है 2-3 दिन तक लगातार कराया जाए, बिकॉज हमारे पास सिर्फ अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट ही ऐसे माध्यम है जिनसे हम एक फीमेल की बॉडी को थोड़ा अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। सो बहुत बार बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आप इतने टेस्ट करा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बट आप ये समझिए हम चाहते हैं व्हेन वी आर गिविंग अ शॉट एट IVF इट शुड बी आवर बेस्ट शॉट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डिस्पैरिटी हो किसी ब्लड रिपोर्ट में या अल्ट्रासाउंड में जो किसी भी वजह से IVF के नेगेटिव आउटकम का कारण बने। तो अगर आप IVF की साइकिल्स के लिए जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि हमारे ये हार्मोन टेस्ट क्यों हुए, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या नहीं, तो आपको आई होप इस वीडियो में अपने आंसर्स मिले। अगर आपके और कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं या आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे हमें कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।